वेलकम टू आयुर्वेद स्टडीज। अब हम कवर करेंगे इस पार्ट में न्यूक्लियस के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं आयुर्वेद स्टडीज ऐप के थ्रू। देखिए, न्यूक्लियस स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसे हम केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस की क्या डेफिनेशन दे रखी है? द न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल ओवल शेप ऑर्गेनेलीज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होती है? एक मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल ओवल शेप की ऑर्गेनेली हम कह सकते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में हमें देखने को मिलती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये नहीं मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में ये नहीं मिलती है और वहाँ पे जो डीएनए होता है ना, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे फ्रीली ही लाई कर रहा होता है। ओके। It acts as command center of the cell, storing, protecting the cell's genetic material। बोला गया है कि ये सेल का कमांड सेंटर हम कह सकते हैं न्यूक्लियस को, जो कि स्टोर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है सेल के जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि डीएनए को अपने अंदर स्टोर और प्रोटेक्ट करके रख रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं क्या बता रखा है, इसका फंक्शन क्या है। हमने अभी देखा कि डीएनए और आरएनए को ये स्टोर कर रहा है, जीन के एक्सप्रेशन को ये रेगुलेट कर रहा है, सेल डिवीजन, ग्रोथ, प्रोटीन की सिंथेसिस, इन सबको भी ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है। देखिए, ये आपने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर ये क्रोमेटिन मटेरियल है सारा। ठीक है। उधर हमारा न्यूप्लाज्म है, अंदर इसके न्यूप्लाज्म, अंदर न्यूक्लियोलस है। ठीक है। और ये पूरा न्यूक्लियर एनवलप बोला गया है, इसमें पोर्स बता रखे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिया न्यूक्लियस का, जिसपे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। ठीक है। आपको न्यूक्लियर एनवलप दिख रहा है, उसी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जा रहा है। न्यूक्लियोलस, उसके अंदर एक और हमारा दिख रहा है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, जो यहाँ पे प्लाज्म पड़ा हुआ है वो। ठीक है। इसमें ही हमारे क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स, ये सब होते हैं। तो क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन। ठीक है। तो ये न्यूक्लियस का क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। ठीक है। देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में क्या बोल रखा है, इसको न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं। ये दो लिपिड बाइलेयर से बना होता है, इनर और आउटर। ठीक है। किसका बना होता है ये? दो लिपिड्स की लेयर से। ठीक है। टू लिपिड बाई लेयर, तो इनर और आउटर में दो लेयर होती है। इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, हमने ऊपर देखा था, पोर्स फॉर एक्सचेंज मटेरियल, ताकि वो एक्सचेंज कर सके मटेरियल, जैसे एमआरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ये आपस में एक्सचेंज हो सके। एक्ट एज अ सिलेक्टिव बैरियर, ये एक तरीके से सिलेक्टिव बैरियर का तरह भी एक्ट कर रहा है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। मीन्स जो न्यूक्लियस होते हैं उनको पता है उनको अपने अंदर क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, तो वो सिलेक्टिवली बैरियर है, किसी के लिए वो बैरियर का एक्ट कर रहा है और किसी को अलाउ कर दे रहा है, दैट्स वाई सिलेक्टिव बैरियर। आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद आरईआर। जो भी रफ आरईआर, मतलब एंडो आरईआर है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनकी कंटिन्यूएशन में ये होता है, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है। और उसके ऊपर राइबोसोम्स मिलेंगे, क्योंकि रफ ही आ रहा है। ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में ये कांटेक्ट में बना रखा होता है। आउटर जो हम कह सकते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो आउटर मेम्ब्रेन पे मिलेगी। आउटर जो मेम्ब्रेन है किसकी? न्यूक्लियर की, उस पे मिलेगी। ठीक है। उसी का कंटिन्यूएशन है, ऐसा बता रखा है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इज कैरियोप्लाज्म। कैरियोप्लाज्म मीन्स जो न्यूक्लियस का प्लाज्मा है, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म बोला, तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म। हाईली विस्कस, वहां पे हमने क्या बोला था? जेल लाइक, यहाँ पे बोला हाईली विस्कस फ्लूइड दैट फिल द इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है। इसमें आपके आयंस, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियर कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। सिमिलर इन कॉम्पोजिशन टू साइटोप्लाज्म बट कन्फाइंड टू द न्यूक्लियस। बता रखा है कि कॉम्पोजिशन साइटोप्लाज्म की तरह ही मिलती है, लेकिन इसका क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जा सकता, ये न्यूक्लियस तक ही कन्फाइंड है। ठीक है। अब देखते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस के बारे में बोला है कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस ये है, न्यूक्लियस के अंदर एक और हमारा क्या है, मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, बट एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। उसको ही न्यूक्लियोलस का है, ये आरआरएनए और प्रोटीन्स बनाने का काम करता है। और ये जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, अलग से हमें डार्क कलर का डेंस सा दिखाई देता है। ठीक है। तो न्यूक्लियोलस के फंक्शंस की अगर बात करी जाए, तो ये आरआरएनए बनाता है, अभी हमने डिस्कस करा, प्रोटीन बनाता है। ठीक है। असेंबल राइबोसोम सब यूनिट विच लेटर एग्जिट न्यूक्लियस टू पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। बोला है कि ये राइबोसोम्स की सब यूनिट्स बनाता है, जो फिर न्यूक्लियस से बाहर निकल जाती है और प्रोटीन सिंथेसिस में क्या कर रही है? पार्टिसिपेट कर रही है, ऐसा बता रखा है न्यूक्लियोलस के फंक्शंस में। ठीक है।
आगे चलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन आपको पता ही है, जो भी हमारा क्रोमोसोम डीएनए मटेरियल होता है वो सारी चीजें। तो क्रोमेटिन के बारे में बोला हुआ है, कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन प्लस आरएनए। जो क्रोमेटिन है वो आरएनए, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का कंपोजिशन है। इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स, जो सेल्स डिवाइड नहीं हो सकती, उनमें तो ये ऐसे लूज थ्रेड लाइक पड़ा रहता है। ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होती है तब ये क्या होता है, ये सेल जो है ऐसे क्रोमोसोम की फॉर्म बना लेता है। ठीक है, ऐसे कंडेंस होके क्रोमोसोम बना लेता है। ओके, तो ये हमने क्रोमेटिन के बारे में देखा। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, डीएनए पैकेजिंग इनटू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। एक लूज थ्रेड लाइक था जिसको उसने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, डीएनए पैकेजिंग कर रहा है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की फॉर्म में। अलाउ डीएनए रेप्लिकेशन एंड माइटोसिस, और माइटोसिस, डिवीजन, डीएनए की रेप्लिकेशन, ये सारी चीजें क्रोमेटिन अलाउ करता है। और डीएनए को डैमेज होने से प्रोटेक्ट कर रहा है। और जीन एक्सप्रेशन, जो जीन्स का एक्सप्रेशन होएगा वो उसको रेगुलेट करने का काम भी क्रोमेटिन मटेरियल का होता है। तो हमने क्रोमेटिन होता क्या वो देखा। अब हम देखते हैं क्रोमोसोम्स क्या है, जो ये बना रहा था ना क्रोमोसोम्स डिवीजन के टाइम पे, तो अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो क्या बोल रखा है, डेफिनेशन देखते हैं क्रोमोसोम की। टाइटली कॉइल्ड विजिबल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन फॉर्म्ड फ्रॉम कंडेंस क्रोमेटिन। कंडेंस क्रोमेटिन को एक तरीके से क्रोमोसोम बोला गया है, जो डीएनए और प्रोटीन उसके अंदर है, टाइटली कॉइल्ड है। ईच क्रोमोसोम कंटेन जीन्स द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मतलब ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, ये कंडेंस होके जो बने हैं हमारे क्रोमोसोम, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, जीन्स, इस पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब कि हमें अपने पूर्वजों से मिलते हैं। लाइक अपने मम्मी पापा से हमें मिले, कल को हमारे जीन्स फर्दर हमारे बच्चों को मिलेंगे। ठीक है, तो ईच क्रोमोसोम कंटेन जीन्स, जो कि किसके थ्रू आते हैं, अपनी मदर्स के थ्रू, फादर्स के थ्रू आ रहे होते हैं। ठीक है। इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में क्या बोला गया है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर में होते हैं। ठीक है, पर सोमेटिक सेल्स, मतलब एक सेल में, पर सोमेटिक सेल में 23 पेयर्स मिलते हैं, मतलब कि एक ऐसे है, तो ऐसे दो होते हैं ना, तो इस तरीके से दो होते हैं। तो तब बोलते हैं 46 क्रोमोसोम टोटल। और टोटल पेयर क्या होगा, ये एक पेयर और ऐसे दो पेयर, तो ऐसे 23 पेयर। 22 पेयर्स तो ऑटोसोम वाले होते हैं, और वन पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। फीमेल्स के केस में एक्स एक्स होता है, और मेल्स के केस में एक्स वाई होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इन ह्यूमंस टाइप्स आपने देखे, ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे देखे ना। तो देखो, ऑटोजोम्स क्या करता है, जो भी नॉन सेक्सुअल फीचर्स हैं, ट्रेट्स हैं ना, वो देखते हैं। लाइक हमारी आई का कलर, हमारे हेयर्स का कलर, हमारी बॉडी का कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसे होगा, ये सारी चीजें ऑटोजोम देखते हैं। सेक्स क्रोमोसोम ये डिटरमाइन करती है कि जो बेबी है वो बॉय होगा या गर्ल होगी। तो सेक्स को डिटरमाइन करने वाला सेक्स क्रोमोसोम होता है। ओके, आगे देखिए, इंपॉर्टेंट नोट्स कुछ दे रखे हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होते हैं तो होता है, तो 23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं पेयर, मतलब 23 क्रोमोसोम्स मदर के थ्रू आते हैं और 23 फादर से आते हैं, और टोटल मिलके 46 वाला बना देते हैं। मतलब हर पेयर में से एक एक मम्मी और पापा का आता है, और मिलके 46 पेयर टोटल, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स बना देगा। ठीक है, कैरी जीन, और उनपे जीन्स तो होंगे क्रोमोसोम्स के, जो कि आपके फिजिकल और फंक्शनल ट्रेट्स को कैरी करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, आगे देखिए डीएनए क्या होता है वो देख लेते हैं। डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का मतलब फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डेफिनेशन क्या है, अ डबल हेलिक मॉलिक्यूल। डबल हेलिक मॉलिक्यूल मीन्स ऐसे, ये एक सिंगल हेलिक, ये दूसरा है। ठीक है, तो ये हमारा बता रखा है, डबल हेलिक मॉलिक्यूल होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। स्टोर ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शन। ये क्या करता है, सारे के सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है ना, उसको स्टोर करके रखता है, जो कि फर्दर आगे की बेबी के ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, मेटाबॉलिज्म में, फंक्शंस करने में क्या करती है, रोल प्ले करती है, या हेल्प यूज की जाती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए डीएनए की, तो बोल रखा है ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, जो हर एक न्यूक्लियोटाइड है उसमें एक नाइट्रोजिनस बेस होता है। ठीक है, वो किस किस का बना हो सकता है, एडेनिन का, ग्वानिन का, साइटोसिन का, थाइमिन का। ठीक है, पेंटोस शुगर होती है जिसे हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स में क्या क्या मिलेगा हमें, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजिनस बेस में आपको एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन याद रखना है। These link to form a sugar phosphate backbone with a pair nitrogenous base। बोला गया है कि ये ना एक क्या बनाती है, बैकबोन, शुगर फोस्फेट की बैकबोन बनाती है। ठीक है, जो कि पेयर करते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस आपने ये चार पढ़े हैं,
एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन ये आपस में पेयर करता है। बोला गया एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयर करेगा और थाइमिन एडेनिन के साथ पेयर करेगा। ग्वानिन साइटोसिन के साथ करेगा और साइटोसिन ग्वानिन के साथ पेयर करेगा। जब ये एडेनिन और थाइमिन पेयर कर रहे होते हैं तो इनके बीच में 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे, लेकिन ग्वानिन साइटोसिन करेंगे तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यूज किए जाते हैं। और फिर ऐसे, जैसे आपने देखा कि ऐसे था फिर ऐसे था, ठीक है। तो इनके बीच में ऐसे डबल बॉन्ड पे यहाँ पे क्या लगा होगा, एडेनिन और थाइमिन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड पे अगर लगा है तो ग्वानिन और साइटोसिन ऐसे लगे होंगे। इस तरीके से एक बैकबोन क्रिएट करी जाती है शुगर और फॉस्फेट की, यूजिंग अ नाइट्रोजनस बेस एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। टाइप ऑफ डीएनए इन अ सेल, सेल पे किस टाइप के डीएनए मिल सकते हैं? वन इज अ न्यूक्लियर डीएनए, अदर वन इज माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए। हमने पढ़ा था कि माइट्रोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है ना। तो न्यूक्लियर डीएनए मिलता है, माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए मिलता है। जो न्यूक्लियर डीएनए नाम से ही पता है न्यूक्लियस में मिलेगा, ठीक है। लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें। माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए आपको सर्कुलर मिलता है, इनहेरिटेड मैटरनली। आपको बता दिया न्यूक्लियर डीएनए तो आपका मम्मा और पापा दोनों का मिलकर जो आता है क्रोमोसोम, उसके थ्रू जनरेट होगा, बनेगा। बट जो माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो हमेशा मदर से ही इनहेरिट होता है बेबी में, ठीक है। कोड फॉर 13 प्रोटीन, 13 प्रोटीन्स का कोड लेकर ये बोल सकते हैं अपने पास बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। अगर बात करी जाए आरएनए के टाइप्स की तो उसमें मिलते हैं हमारे एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एम से मैसेंजर, आर से राइबोसोमल, टी से ट्रांसफर। नाम से पता चल रहा है, देखो मैसेंजर मतलब कि जो भी कोड आया है ना डीएनए का उसको राइबोसोम तक भेज रहा है ये, ठीक है। मैसेंजर का कार्य कर रहा है, ठीक है। कैरीज कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, ठीक है। आर इज राइबोसोमल आरएनए, मतलब कि ये क्या कर रहा है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन बना रहे हैं ना राइबोसोम्स, तो जो अमीनो एसिड्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं वो टी आरएनए कर रहे हैं। तो नाम से ही आपको ये समझ में आ रहा है। तो आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके 3 टाइप्स हैं, एमआरएनए, टी आरएनए, आरआरएनए, ठीक है। अब हम देखेंगे जीन्स। आपको अभी हमने ऊपर बोला कि क्रोमोसोम्स पे जीन्स होते हैं जो यूनिट ऑफ हेरिडिटी होते हैं। तो जीन्स की डेफिनेशन देखते हैं, अ सेगमेंट ऑफ अ डीएनए दैट कोड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन और फंक्शन। क्या बोला हुआ है कि डीएनए का सेगमेंट जो कि कोड हो रखा है स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, कि आप मतलब कि मम्मा का जीन आया, फादर का जीन आया और वो डीएनए पे आके लग गया, तो बता रखा है कि सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि क्या कर रहा है, स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए या फंक्शन के लिए कोड कर रहा है, ऐसा बता रखा है, ठीक है। कंसीडर द हेरिडिटरी यूनिट, उसको हम एक हेरिडिटरी यूनिट कंसीडर करेंगे क्योंकि वो मदर से आ रही है और पेरेंट से आ रही है, ठीक है। लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स एंड अरेंज लीनियरली, वो क्रोमोसोम्स पे अरेंज होती है, लोकेट करती है, और लीनियरली क्या होती है, लोकेट लगी हुई होती है, अरेंज होती है, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे फंक्शन ऑफ जीन्स। जीन्स का क्या फंक्शन है? तो कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। हमें अभी हमने देखा ना कि राइबोसोम्स बना रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस करा रहा है, फिर जो भी थे अमीनो एसिड्स उनको ट्रांसफर कराता है ताकि प्रोटीन बन सके। वो रेगुलेट सेलुलर स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी, रेगुलेट करता है सेलुलर स्ट्रक्चर को, एक्टिविटीज को जो भी सेल की होती है। और इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब कि आपकी क्या कलर होगा, आपके बालों का क्या कलर है, ठीक है, आपकी आपकी जो हाइट है, वेट है, ये सारी चीज़ों को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब कि आपके पेरेंट्स से जो अदर फर्दर ऑफस्प्रिंग में जो इन्फॉर्मेशन पास करने का काम करता है वो जीन ही करता है, ठीक है। तो हमने फंक्शन देखे जीन्स के। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने पूरा सेल स्ट्रक्चर के बारे में देखा, उसके अंदर जो जो चीज़ें होती है उनके बारे में जाना। आपको पेपर में इतना ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, आपको शॉर्ट में ही इसमें पूछा जाएगा, तो आपको इसे शॉर्ट फॉर्म में ही एक्सप्लेन करना है। ये आपको हमने बस समझाया है कि एक्चुअली सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब हम टॉपिक 2 उठाएंगे इसमें, जिसमें बोला गया है मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी, और जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वेरियस सब्सटेंस की सेल मेम्ब्रेन में वो कैसे हो रही होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है व्हाट इज मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी। मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी है क्या? तो मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनल रोल्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड रेगुलेटिंग मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी मतलब कि जब हम क्या कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स की, प्रॉपर्टीज का या उनके फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। लॉजी वर्ड लास्ट में लगा हुआ है ना, उसका मतलब स्टडी होता है। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं
स्टडी, ताकि हम देख सके कि कैसे सब्सटेंस की अंदर और बाहर सेल के कैसे मूवमेंट को रेगुलेट कर रही है सेल मेम्ब्रेन, वो जानने के लिए करते हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी एक स्टडी होती है जो हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज और फंक्शनल रोल्स को पढ़ते हैं, जानते हैं कि कैसे वो हेल्प कर रहा है सब्सटेंस को अंदर और बाहर करने में हेल्प कर रहा है ना सेल में, कि कैसे वो किन सब्सटेंस को अंदर लेगा, किन को वो बाहर छोड़ेगा, ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। तो की पॉइंट्स दे रखे हैं, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा सिलेक्टिवली परमेबल बैरियर होता है ना सेल के अराउंड, हमने पढ़ा अभी ऊपर ही। ये क्या करता है, सब्सटेंस को एक्सचेंज करवाता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट, गैस, वेस्ट जो भी होता है सेल और एनवायरनमेंट में, मतलब ये सेल है, ये बाहर एनवायरनमेंट है, तो एक्सचेंज कराने का काम किसका हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हुआ। प्ले अ वाइटल रोल इन सेल सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन एंड होम्योस्टेसिस। ये एक वाइटल रोल प्ले करता है सेल मतलब कि सिग्नल प्रोवाइड कराने में, कम्युनिकेशन कराने में और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है, ऐसा बता रखा है। तो हमने ये क्या होता है मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी वो हमने देख लिया, और कुछ पॉइंट्स थे वो हमने दोबारा से रिमाइंड कर लिए। अब देखेंगे व्हाई इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट। मेम्ब्रेन के थ्रू जो ये ट्रांसपोर्ट हम करवा रहे हैं ये जरूरी है, क्यों क्यों करवाना है, नीड क्या है इस चीज की, वो हम यहाँ देखेंगे। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर, क्यों एसेंशियल है, मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना वो स्टेबल रह पाता है, उसको पता होता है कि अंदर से किस चीज को बाहर करना है और बाहर से किन चीज को अंदर लेना है, क्योंकि वो सिलेक्टिवली क्या है, सेमी परमेबल है। उसको पता है कि इन चीजों को अंदर अलाउ कर देना है और इन चीजों को बाहर करवाना है, वेस्ट को बाहर भेजना है। तो इस तरीके से होम्योस्टेसिस मेंटेन रहती है। डिलीवरिंग न्यूट्रिएंट एंड गैसेस, ये न्यूट्रिएंट्स को गैसेस को क्या करता है, डिलीवर करने में हेल्प कर रहा होता है, कि न्यूट्रिएंट चाहिए, गैस चाहिए, O2 चाहिए अंदर, तो O2 को भेजेगा, CO2 को बाहर करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, इन सब चीजों को सेल के अंदर भेजने का काम जो है वो कौन देख रहा है, हमारा हमारी जो मेम्ब्रेन है वो देख रही है। ठीक है, रिमूविंग वेस्ट, अब भाई वेस्ट भी तो जनरेट हो रहा है, आप अंदर अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हो, वेस्ट तो जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, जो भी टॉक्सिन बनेंगे उनको रिमूव करने का काम भी मेम्ब्रेन का ही होता है। तो मेम्ब्रेन अगर ट्रांसपोर्टेशन अलाउ नहीं करेगी तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। दैट्स वाई होमोस्टेसिस को मेंटेन करना, न्यूट्रिएंट गैसेस को डिलीवर करना, वेस्ट को रिमूव करना, ये सारे काम किसके होते हैं, मेम्ब्रेन के होते हैं। आगे देखिए सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन बता रखा है कि रिसेप्टर प्रोटीन्स जो होते थे, हमने पढ़े थे, वो कौन सा हार्मोन आया, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर आया, इन चीज़ों को डिटेक्ट कर लेते थे और उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते थे, रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे थे। तो सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि जो रिसेप्टर प्रोटीन थे वो मेम्ब्रेन पे तो लगे हुए थे। ठीक है, आगे देखिए इलेक्ट्रिकल एंड मसल एक्टिविटी। आयन ट्रांसपोर्ट जो होता है वो जनरेट करता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि नर्व इम्पल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी होता है। आपको स्पेशल पता है कि खासकर नर्व इम्पल्स और जो हमारी मसल्स होती है ना, वहाँ पे यहाँ पे आयन एक्सचेंज भी हो रहे होते हैं, एन अंदर जा रहा है, के बाहर निकल रहा है, जो भी एक्सचेंज हो रहा होता है। तो उस चीज़ के केस में जो आयन ट्रांसपोर्ट होता है वो जरूरी होता है, तभी हमारी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन दिखती है और नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो पाती हैं, नर्व जो है इम्पल्स जनरेट कर पाती है इन्हीं की वजह से। तो इलेक्ट्रिकल और मसल एक्टिविटी के लिए भी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट नेसेसरी है। साथ में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अनेबल अपटेक ऑफ एसेंशियल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। बोला गया है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करता है, जो भी हमें एसेंशियल मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं ना बाहर से, उनको लेता है और सेल को अंदर दे देता है। तो कहीं ना कहीं आपको पता ही है बाहर से ये न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो भी आपको चाहिए, जोन सा भी न्यूट्रिशन चाहिए, कोई मॉलिक्यूल चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट करके वो अंदर भेज पा रहा है सेल में, वो किसके थ्रू भेज पा रहा है, ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ही भेज पा रहा है। अगर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करेगी नहीं तो न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारे वेस्ट हैं ये एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये इसलिए जरूरी होती है, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा। अब हम आगे देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है। देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, हमने क्या बोला था कि यहाँ पे देखो ये चैनल प्रोटीन है जो अलाउ करेंगे सोडियम पोटेशियम इन चीज़ों को। यहाँ पे देखो पेरिफ्री मतलब आउटर साइड पे जो बैठे हुए हैं वो वाले प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो पूरी बीच में ऐसे रोकेट कर रहे हैं, मतलब ऊपर और लास्ट तक पूरे बने हुए हैं, वो होते हैं। यहाँ पे देखो कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, ये ग्लाइकोलिपिड्स आपको मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमने बोले थे बाहर की तरफ रहते हैं पेरिफ्री पे, ओनली आउटर सरफेस पे, वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये देखिए अल्फा हेलिक्स प्रोटीन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये स्ट्रक्चर्स है जिनके बारे में अभी हम, ये आपको स्ट्रक्चर की हमने इमेज दिखाई, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये लिपिड लेयर है, ये
ये आपकी लिपिड लेयर है जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है येलो कलर की दोनों साइड से, तो ये लिपिड लेयर आपको मिल रही है। ठीक है, एम्बेडेड प्रोटीन्स आपको देखने को मिल रहे हैं बाहर की तरफ, आपको ग्लाइकोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कोलेस्ट्रॉल, ये भी आपको साइड में देखने को मिल रहा है ना, वो भी आपको दिखा दिया। अब हम देखते हैं जो सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ट्रांसपोर्ट से वो कैसे रिलेट कर रहा है, वो चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले आती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बता रखा है कि इसमें 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स हमें देखने को मिलती है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। इसमें बता रखा है कि जो जो हमें फॉस्फोलिपिड देखने को मिल रहा है ना, उसका हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक बता रखा है कि हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। तो जो हाइड्रोफिलिक मतलब हेड है, वो कहाँ है, फेस आउटवर्ड। देखिए इमेज में, देखिए यहाँ पे जो है हमारे को ये आउटवर्ड जो उसका हेड देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अंदर की तरफ ये टेल्स आपको दिख रही है ब्राउन ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन की, ये अंदर की तरफ फेस कर रही है। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर फियरिंग। तो इन्होंने बता दी कि जो हमारी 2 लेयर्स है फॉस्फोलिपिड्स की, वो कैसे अरेंज्ड है, हेड और हेड बाहर की तरफ है और टेल्स अंदर की तरफ अरेंज्ड है। ठीक है, आगे बोल रखा है फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबल सेमी परमिएबल बैरियर। ये क्या करता है, एक फ्लेक्सिबल और सेमी परमिएबल बैरियर क्रिएट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं फंक्शन। ब्लॉक लार्ज चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स। ये क्या करता है, जो भी लार्ज हैं या चार्ज जो कह लो या पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना बड़े बड़े, उनको ब्लॉक करता है एंटर करवाने से। सिर्फ स्मॉल और लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जैसे कि O2 हो गया, CO2 हो गई, गैस हो गई, इनको अलाउ करेगा अंदर आने के लिए। तो ये इन्होंने फॉस्फोलिपिड के बारे में बताया है जो उसकी बाइलेयर है। अब इसके अंदर क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी हमने देखे, इंटीग्रल प्रोटीन्स देखे थे आपने, ये देखो पेरिफ्री पे प्रोटीन्स लिखे थे, पेरिफेरल प्रोटीन। तो इनका काम क्या है, ये क्या होते हैं, ये बता रखा है। देखिए इंटीग्रल प्रोटीन्स और जो मैम पेरिफेरल प्रोटीन्स है ना, उसमें आपको चैनल प्रोटीन्स, कैरियर प्रोटीन्स, पंप प्रोटीन्स, रिसेप्टर प्रोटीन्स, रिकोग्नाइजिंग रिकोग्नाइशन प्रोटीन, अडहेशन प्रोटीन, ये देखने को मिलते हैं। तो देखो चैनल प्रोटीन के बारे में बोल रखा है, क्रिएट पोर फॉर पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। ये जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं ना, ये एक ऐसे पोर, उसके बीच में ना पोर मिलेगा, अभी आपने ऊपर देखा था, मैंने आपको दिखाया भी था। देखिए यहाँ पे आपको ये पोर देखने को मिल रहा है बीच में स्पेस, चैनल प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या होता है, आयंस जो होते हैं ना अंदर मूव कर जाते हैं यहाँ से, तो आयन और मॉलिक्यूल को अंदर पैसिव मूवमेंट के लिए ये हेल्प करता है। कैरियर प्रोटीन ये क्या करता है, चेंज शेप टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, पैसिव और एक्टिव। कैरियर प्रोटीन क्या कर रहा है कि अपनी शेप को चेंज कर ले रहा है ताकि वो मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करवा सके, एक्टिवली भी और पैसिवली भी, दोनों टाइप के ट्रांसपोर्ट दिखेंगे। ठीक है, पंप प्रोटीन क्या करता है, एटीपी का यूज करता है। एटीपी मतलब एनर्जी की नीड लगती है क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके ये सब्सटेंस को मूव करवाता है, तो उसके लिए एनर्जी की नीड होती है, इसलिए पंप प्रोटीन्स क्या करते हैं, एटीपी का यूज करते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन का क्या काम होता है, ये हॉर्मोन्स के साथ तो क्या करता है, बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, फिर सिग्नल्स आ रहे होते हैं या जो भी है, और सेल रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे होते हैं, तो ये बाइंड कर जाते हैं हॉर्मोन से या सिग्नल से, एंड सेल रिस्पॉन्स को ट्रिगर करवाते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइशन प्रोटीन मीन्स इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं कि सेल को आइडेंटिफाई कर सके। कुछ प्रॉब्लम हो गई, सपोज करो यहाँ बहुत सारे सेल्स है, कोई प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो प्रॉब्लम हुई तो कौन सा सेल में प्रॉब्लम हुई, ये इम्यून सिस्टम कैसे पता लगाएगा, रिकॉग्नाइशन प्रोटीन के थ्रू। ठीक है, अडहेशन प्रोटीन एंकर सेल्स टुगेदर एंड टू साइटोस्केलेटन। बोल रखा है कि जोड़ने का काम जो कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो अडहेशन प्रोटीन कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे कितने टाइप्स के प्रोटीन हमें देखने को मिलेंगे मेम्ब्रेन के ऊपर, वो यहाँ पे हमने डिस्कस करें। आगे चलते हैं कार्बोहाइड्रेट साइड चेन पे। कार्बोहाइड्रेट चेन हमने देखी थी, ऊपर कार्बोहाइड्रेट जो थी वो सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन की लेयर पे हमें देखने को मिल रही थी ना। तो बोल रखा है अटैच टू प्रोटीन और लिपिड्स ऑन द आउटर मेम्ब्रेन सरफेस। आउटर मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स है, लिपिड्स है ना, उनसे ये कार्बोहाइड्रेट चेन अटैच हो जाती है। हेल्प इन सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्स। हमने तब भी बोला था कि ये जो कार्बोहाइड्रेट चेन जो आउटर मेम्ब्रेन पे है, वो रिकॉग्नाइजेशन, सेल के रिकॉग्नाइजेशन में और इम्यून रिस्पॉन्स में क्या कर रही है, हेल्प कर रही होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बोला है स्कैटर्ड इन बाइलेयर्स। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये जो हमारी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर थी, इसमें कहीं ना कहीं बीच में ऐसे स्कैटर फॉर्म में पड़ा होता है। तो ये क्या करता है, ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो कोलेस्ट्रॉल का मेन काम क्या हुआ, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी, फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देने का। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस करा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो भी हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलते थे।
अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है। ऑब्वियसली आपको काफी हद तक फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि सेल के अंदर जो भी कंटेंट होता है ना, उसको प्रोटेक्ट और आइसोलेट करने का काम किसका होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, जो भी सब्सटेंस है सिलेक्टिवली परमेबल, हमने बोला परमेबिलिटी है, सॉरी, तो सिलेक्टिवली परमेबिलिटी है तो ये डिसाइड करेगा किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर निकालना है। तो कौन सा सब्सटेंस अंदर आएगा, कौन सा बाहर जाएगा, इसको कंट्रोल करने का काम होता है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, आपने देखा प्रोटीन्स के थ्रू एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिल रही है, तो वो इधर एक सिम्टम, एक फंक्शन कह सकते हैं। रिसीव सिग्नल एंड इनिशिएट सेल रिस्पॉन्स, देखिए आपको पता है रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स थे ना मेम्ब्रेन पे, तो जहाँ पे हॉर्मोन्स आएंगे सिग्नल रिसीव होते हैं एंड देन सेल रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है, वो आपने एक फंक्शन देखा। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, आपको पता है कि साइटोस्केलेटन को जोड़े रखना, जैसे शेप है उनको मेंटेन करना, ये काम किसका होता है। अभी हमने लास्ट वाला जो पढ़ा था, जो हमारा एडहेशन प्रोटीन था उसका होता है, तो वो भी एक हेल्प हो रही है। प्रोवाइड सेल आइडेंटिटी, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स उस पर लगे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स उस पर, तो वो सेल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को बता रहे हैं कि ये वाला सेल है, इसमें दिक्कत है कुछ भी है। तो सेल की एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करना एक काम हो गया। और कंपार्टमेंटलाइजेस रिएक्शन विद इन ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज के अंदर जो भी रिएक्शन होनी है, पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में जो रिएक्शन हो रही है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू या मेम्ब्रेन के थ्रू ही पॉसिबल है। अगर वो मेम्ब्रेन होएगी तो कंपार्टमेंट नहीं बन पाएगा ना, तो उसके अंदर जो रिएक्शंस हैं वो भी नहीं हो पाएंगी। तो ऑर्गेनेलीज के अंदर जो कंपार्टमेंटलाइजेज रिएक्शंस हैं, वो काम कौन देख रहा है, फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहा है। तो हमने यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस देखे। ठीक है, अब देखिए मैकेनिज्म, मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मेम्ब्रेन के थ्रू, उसका मैकेनिज्म क्या है। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को हमने क्लासीफाई करा है, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, और दूसरा किसमें करा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब यहाँ पे इमेज लगा रखी है, देखिए एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की। यहाँ पर आपको दिख रहा है कोई सेल था वो डायरेक्ट अंदर घुस गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बट, है ना। और यहाँ पे देखो डिफ्यूजन हुआ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की प्रोसेस से घुस रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे, एक ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है जिनको अंदर भेजा गया है सेल के, तो कैसे भेजा गया है, क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, सॉरी, पैसिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए ना कोई आपको एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, नो एनर्जी और एटीपी रिक्वायर्ड, सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मतलब कि आपको पता है कि यहाँ पे नमक, पानी में नमक ज्यादा है, यहाँ पे पानी है नमक तो है नहीं, तो नमक अपने आप इस साइड अपने आप ट्रेवल करेगा, तो उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, अपने आप जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स जो नमक के मॉलिक्यूल्स है ना, सॉल्ट के NaCl के मॉलिक्यूल्स है, वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू अपने आप वहां पे ड्राइव करे जाएंगे, पास होंगे। ठीक है, उसके लिए आपको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में बता रखा है कि फर्दर टाइप्स हैं, लाइक सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ठीक है, बल्क फ्लो भी एक इसमें आता है। ठीक है, तो हम ये पहले देखेंगे, चार हमारे टाइप्स बताए गए हैं। तो चार टाइप्स में सबसे पहले आता है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, लिपिड बाइलेयर के अक्रॉस डायरेक्ट मूवमेंट। ठीक है, ये आपकी लिपिड लेयर थी, इससे डायरेक्ट ऐसे अगर घुस जा रहा है अंदर, मूवमेंट हो रही है, उसको हमने बोला सिंपल डिफ्यूजन। कौन कौन से, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टेरॉइड्स, अल्कोहल डायरेक्ट कर लेते हैं सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इसके लिए क्या होता है, आपको चैनल्स या फिर कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी नीड पड़ती है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, चार्ज होते हैं। ठीक है, जैसे Na+ हो गया, Cl- हो गया, ग्लूकोज है, बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इस केस में आपको प्रोटीन्स की नीड पड़ रही होती है। जहाँ अभी भी वो डाउन कंसंट्रेशन में रहे, एनर्जी नहीं चाहिए होती है, लेकिन इनको प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है डिफ्यूजन प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, क्योंकि बड़े हैं, लिपिड पास नहीं होने देंगे, तो इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आगे देखिए ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के लिए बोला है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स की जब मूवमेंट कराई जाती है ना सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से, उस केस में स्पेशली वाटर मॉलिक्यूल्स की, तो इसलिए यहाँ पे ऑस्मोसिस बोला है। यहाँ पे क्या होता है, वाटर मूव करता है लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन पे। देखिए यहाँ पे पानी पानी है, यहाँ पे नमक प्लस पानी है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पानी है ना, यहाँ पे कोई सॉल्यूट है ही नहीं, NaCl है ही नहीं, यहाँ पर है, तो यहाँ से ये यहाँ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पानी है, ये कहाँ जाता है जहाँ पे ज्यादा सॉल्यूट्स होते हैं।
ठीक है, तो इसमें ये बता रखा है। बल्क फ्लो के बारे में क्या बोला है, कलेक्टिव मूवमेंट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस की वजह से जब फ्लो हो रहा होता है, मूवमेंट हो रही होती है, तो उसे बोलते हैं। जैसे कि ब्लड फ्लो होना, एयर फ्लो होना, ठीक है, फिल्ट्रेशन होना किडनी में, तो यहाँ पे ना प्रेशर जनरेट होता है। तो प्रेशर डिफरेंस होता है ये, जैसे कि वेसल्स में प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग, तो इस वजह से ब्लड फ्लो देखने को मिल रहा है। ठीक है, एयर फ्लो भी सिमिलर है, एंड किडनी फिल्ट्रेशन जो होती है वो भी इसी तरीके से होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कलेक्टिव हमारी मूवमेंट देखने को मिलती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, उसको हम बल्क फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो पैसिव के टाइप्स थे चार, वो हमने डिस्कस करे। आगे चलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या बोल रखा है कि यहाँ पे एनर्जी की जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट सब्सटेंस को मूव कराना है। पहले हाई टू लो जा रहा था, अब क्या होगा, लो टू हाई जाएगा। ठीक है, तो मेंटेन सेलुलर ग्रेडियंट, जो हमारे अंदर सेलुलर ग्रेडियंट्स हैं, जैसे कि हमारे Na पॉजिटिव के पॉजिटिव ग्रेडियंट्स हो गए नर्व सेल्स के केस में, उनको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। तो उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, जिसमें हम सेलुलर ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखते हैं। इसके अंदर भी फर्दर टाइप्स आते हैं, जैसे कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए, प्राइमरी एक्टिव में मेम्ब्रेन पंप यूज हो रहा है और सेकेंडरी एक्टिव में कपल ट्रांसपोर्ट हो रही है। देखिए, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बोला है कि डायरेक्टली ये एटीपी का यूज करेगा और हो जाएगा। जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप होता है, इसका एक रूल है, 3 सोडियम बाहर भेजेगा और 2 अपने अंदर ले लेगा पोटेशियम को। ठीक है, अब इसमें ना एक एटीपी मॉलिक्यूल खर्च होगा। मतलब जब तुम एक एटीपी मॉलिक्यूल उसको ये करेंसी दोगे, तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 सोडियम को अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है अक्रॉस द नर्व और वेसल्स जो होता है, उनकी एक्साइटेबिलिटी मेंटेन रहती है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहता है। ठीक है, वहीं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि कपल ट्रांसपोर्ट है, उसमें क्या होता है, यूज एनर्जी स्टोर्ड इन ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय प्राइमरी ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी ट्रांसपोर्ट के टाइम पे जो भी एनर्जी हमने यूज करी, यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन ग्रेडियंट, जो कि एनर्जी स्टोर थी इन ग्रेडियंट फॉर्म जो भी प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में क्रिएट करी, उसका यूज किया जाता है। जैसे कि ग्लूकोज सिम्पोर्ट विद Na, मतलब तुम ग्लूकोज के साथ ही Na+ को भेज दे रहे हो बाहर। ठीक है, या ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का यूज करा गया, एनर्जी से ग्लूकोज बनाया, जिसे हमने एनर्जी को ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर करते हैं ना, तो उसके साथ आपने क्या करा, सोडियम को भेज दिया बाहर। तो यहाँ पे आपने ऊपर प्राइमरी में एटीपी से आपका ग्लूकोज बना, उसका यूज किया आपने। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कपल ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। ठीक है, यूज एनर्जी स्टोर्ड इन ग्रेडियंट, एनर्जी का यूज करना जो ग्रेडियंट फॉर्म में स्टोर किया गया था प्राइमरी ट्रांसपोर्ट के टाइम पे। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज। ठीक है, आगे चलते हैं, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मतलब स्पेशल एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एक तरह का स्पेशल एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें क्या बोला है, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। एक्सो मतलब एग्जिट करना, एग्जिटिंग द सेल, एंडो एंटर, एंटर करना सेल के अंदर, एंटरिंग द सेल। क्या बोला हुआ है, वेसिकल फ्यूज विद द मेम्ब्रेन। वेसिकल ना, मेम्ब्रेन जो हमारी ये मेम्ब्रेन है, इसके साथ वेसिकल ऐसे फ्यूज कर गए। ठीक है, और अपना कंटेंट क्या करा, बाहर रिलीज कर दिया। यूज इन सिक्रीशंस, ठीक है, जो कि सिक्रीशंस में यूज किया जाएगा। ठीक है, मेनली सिक्रीशंस के केस में ये यूज किया जाता है कि वेसिकल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है और अपने कंटेंट को फिर क्या करता है, अंदर रिलीज कर देगा। ठीक है, एंडोसाइटोसिस, ये मेनली पता है कैसे होता है, 2 मिनट, ये मैंने आपको यहाँ बताया ना, अगेन देखो एक बारी। ये आपकी सेल मेम्ब्रेन थी, वेसिकल अंदर सेल मेम्ब्रेन, ये पूरे सेल के अंदर बने थे, तो ये वेसिकल जाके ऐसे फ्यूज होंगे। ठीक है, ये हट जाएगी मेम्ब्रेन और उसने अपने अंदर का कंटेंट बाहर छोड़ दिया, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंटरिंग द सेल, मेम्ब्रेन फोल्ड इनवर्ट टू फॉर्म वेसिकल्स। देखिए, आपको कोई प्रोडक्ट है बाहर से आ रहा है, ये आपका कोई प्रोडक्ट है, ये आया, आप ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, धीरे धीरे इस तरीके से शेप ले लेगी। मतलब ये ये मेम्ब्रेन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी और प्रोडक्ट ऐसा आ जाएगा और ऐसे फिर बाद में फ्यूज कर जाएगी। तो ये फिर इस तरीके से सब्सटेंस को अंदर डाल देगी सेल के अंदर। तो मेम्ब्रेन फोल्ड इनवर्ट्स टू फॉर्म वेसिकल्स दैट कैरी सब्सटेंस इनटू द सेल, और अंदर ले लेगी। यहाँ पे थोड़ा सा होच पोच हुआ है, आप दोबारा देखिए, मैं आपको बताती हूँ अगेन से एक्सोसाइटोसिस में क्या हो रहा है और एंडोसाइटोसिस में। ये आपका सेल है, ठीक है, ये आपने वेसिकल बनाया, ये वेसिकल यहाँ पे आएगा, मेम्ब्रेन के पास फ्यूज हो जाएगा, और ये फ्यूज होने के बाद ना यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, जस्ट आपकी ऐसे सेल रह जाएगी, ये फ्यूज होके यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बाहर निकाल देगा। सिमिलरली एंडोसाइटोसिस में ये सेल है, कोई प्रोडक्ट आ रहा है आपका यहाँ पे, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है ना, वो आपकी
इस तरीके की शेप ले लेती है। फिर ये और आगे ऐसे फ्यूज हो जाती है, ऐसे करते ही वेसिकल फॉर्म करके अंदर ले जाती है उस प्रोडक्ट को। तो ये हो गया एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो हमने एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस क्या होता है वो देख लिया। देखिए टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस के फर्दर टाइप दे रखे हैं लाइक फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, जब सेल कुछ चीज को सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है अपने अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। सेल ईटिंग कहते हैं इसे। ठीक है, आगे देखिए पिनोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग, एक होता है खाना ईटिंग फैगो, ठीक है, पिनो पीना, ठीक है, सेल ड्रिंकिंग, सेल एनगल्फ फ्लूइड, जब वहां पे ऊपर सॉलिड सॉलिड चीज को ले रहा है, यहाँ पे क्या ले रहा है, फ्लूइड को ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया पिनोसाइटोसिस। एक होता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर उसको मीडिएट कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जब हमारे रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है एंड देन फिर उसे अंदर ले लिया जाता है, उसको बोलते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, हमने 3 टाइप के देख लिया एंडोसाइटोसिस। देखिए अब यहाँ पे क्या एक कंपैरेटिव हमने समरी टेबल बनाया। आपको पता है सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये पैसिव के टाइप थे, इनमें एनर्जी नहीं चाहिए होती, तो हाई से लो ही जा रहे हैं। ऑस्मोसिस के केस में वाटर जो है जहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है वहां जा रहा है। ठीक है, बाकी हाई टू लो कंसंट्रेशन चल रही है सिंपल और फैसिलिटेटेड में, फैसिलिटेटेड में। ठीक है, इसमें मेनली प्रोटीन का यूज किया जा रहा है, जो चैनल्स हैं वो प्रोटीन चैनल्स हैं, उनका यूज किया जा रहा है। एग्जाम्पल O2CO2, यहाँ पे बड़े ले लो ग्लूकोज, या फिर चार्ज वाले ले लो Na पॉजिटिव। ऑस्मोसिस में तो आपको पता ही वाटर को लिया जाता है मेनली। और यहाँ पे एक्टिव के अंदर आपने पढ़ा एटीपी यूज हो रहा है, लो टू हाई जा रहा है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप। को ट्रांसपोर्ट मतलब किसी और के साथ आप जब ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, हमने कपल ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट जिसे कहा था। इसमें भी क्या हो रहा था, जो प्राइमरी के केस में जो एनर्जी थी जो कि ग्रेडियंट के फॉर्म में स्टोर हो गई, उसके साथ ही आपने सिंपोर्ट कर दिया, सोडियम को साथ में भेज दिया उसी के साथ। ठीक है, वन सब्सटेंस अप वन डाउन, मतलब कि साथ में उसको भेज दिया साथ ही साथ में। एक्सोसाइटोसिस आपने देखा इनसाइड टू आउट, और एंडोसाइटोसिस आउटसाइड टू इनसाइड, इनमें भी एनर्जी का यूज होता है। हार्मोन सिक्रिएट करना हो इनसाइड अंदर से बाहर तो, और बाहर से कुछ अंदर लेके एनगल्फ करना है, तो बैक्टीरिया जो एनगल्फ करे जाता है WBC सेल्स के थ्रू, वो ऐसे करे जाता है। तो एक तरीके से ये हमने समराइज टेबल हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक 2 था वो हमने कवर करा। अब हम देखेंगे इसका टॉपिक 3, जो कि क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्सटेंड पोटेंशियल, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के कवर करेंगे। अगर आपको ये नोट्स की PDF चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं आईवे स्टडीज ऐप के थ्रू। थैंक यू।